गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम श्री खेतेश्वर इंग्लिश अकेडमी की ओर क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर सेल जो अपन ने पिछली क्लास में शुरू किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में सेल पढ़ाया था, यानी कि सेल के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, सेलुलर कंपोजिशन बताया था। आज अपन सेल की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, यानी कि एक बार मैं रिवीजन कर देती हूँ कि पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था, सबसे पहले ये देखा था कि सेल होती क्या है। सेल को हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स बताया था, ठीक है। यानी कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपको अच्छी तरह से आता है। और उसके बाद हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में देखा था कि सेल की डिस्कवरी किसने की और कैसे की। सेल की डिस्कवरी आप सब जानते हो, रॉबर्ट हुक ने की थी, और जो कि नॉन लिविंग सेल थी। उसके बाद लिविंग सेल की डिस्कवरी ल्यूवेन हॉक ने की थी, ठीक है। मेरे को उम्मीद है कि आपको सबको ये लर्न हो चुका होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल के बारे में बात की थी, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा थी, लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व सेल थी, और लार्जेस्ट सेल एग ऑफ द ऑस्ट्रिच था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद अपन ने सेलुलर कंपोजिशन के बेस पे हमने ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में बांटा था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आप अच्छी तरह से जानते हो कि यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब सिंगल, ऐसे सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिंगल सेल होती है और वही सिंगल सेल उनकी बॉडी के सारे काम करती है, उसको हमने क्या बताया था, यूनिसेलुलर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिखाए थे, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास और पैरामीशियम। नेक्स्ट फिर अपन ने मल्टीसेलुलर की बात की थी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। मल्टीसेलुलर में हमने बताया कि मल्टी यानी एक से ज्यादा, अगर मल्टीपल सेल्स आपस में ग्रुप बना के, एक जैसी मल्टीपल सेल आपस में ग्रुप बना के क्या करती है, पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है, तो उसको अपन ने मल्टीसेलुलर बताया। और उनकी बॉडी में होने वाले फंक्शन, एक्टिविटीज डिफरेंट सेल करती है, तो उसको अपन ने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम दिया। उसके बाद हमने बात की थी मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल भी, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, और ये सारे के सारे किसमें आते हैं, मल्टीसेलुलर में आते हैं। तो बेटा अपन ने सेल के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को बांट दिया। अब हम एक सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि सेल है कैसी, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी शेप कैसी है, क्या है। तो आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं, जो हेडिंग है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यानी कि सेल को देखने के लिए हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप लिया। जब माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को रख के हमने उसको देखा तो हमें 3 बड़ी बड़ी चीजें नजर आई। The study of cell under a microscope, we would come across 3 features in almost every cell. यानी कि हमने अलग अलग टाइप की सेल ली और उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जब हमने देखा तो हमें लगभग सारे सेल में, हर एक सेल में हमें 3 एक जैसे फीचर्स दिखाई दिए। वो 3 एक जैसे फीचर्स कौन से हैं? पहला, हमें सेल मेम्ब्रेन नजर आई। मेम्ब्रेन का मतलब होता है लेयर, परत, ठीक है, बाउंड्री। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है कोई बात नहीं, ये सेल मेम्ब्रेन ही है। नेक्स्ट मैंने लिखा है साइटोप्लाज्म, यानी कि नेक्स्ट हमें कौन सा फीचर नजर आया, साइटोप्लाज्म। उसके बाद हमें नजर आया न्यूक्लियस। यानी कि ऑलमोस्ट एवरी सेल में क्या होते हैं, 3 फीचर्स कॉमनली होते हैं। वैसे तो इनको अपन और डिटेल से पढ़ेंगे तो इनके अंदर बहुत सारे फीचर्स नजर आएंगे, लेकिन हर एक सेल में हमें 3 फीचर्स नजर आए थे। पहला था सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट था साइटोप्लाज्म, उसके बाद था न्यूक्लियस। तो आइए अपन एक बार समझ लेते हैं कि आखिर में है क्या। जैसे मैंने कोई भी सेल ली, सेल का मतलब मैंने स्किन का टुकड़ा ले लिया, सेल कुछ भी हो सकती है, मैंने स्किन ले ली, मैंने प्लांट सेल ले ली, मैंने आलू का पीस काट के रख दिया,
मैंने गोभी का थोड़ा सा हल्का सा लेयर काट के रख दिया और माइक्रोस्कोप में देखा गोभी तो क्या है, सेल है। तो हमने जब सेल की स्टडी की, मान लीजिए जब मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे किसी सेल को रखा तो मुझे उस सेल की स्ट्रक्चर ऐसे नजर आई। ये राउंड भी हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं, शेप कैसी भी हो सकती है। तो मान लीजिए मेरे को जब मैंने माइक्रोस्कोप में देखा तो मुझे एक सेल नजर आई जो इस तरह से थी। जब मैंने इस सेल को देखा, इस सेल के अंदर देखा तो इस सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ था और इस लिक्विड के साथ में बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ था। इस लिक्विड के बीच में मुझे एक गोल सी अलग सी एक स्ट्रक्चर नजर आई। तो आपको देखो, जब मैंने सेल को देखा तो मेरे को एक बाउंड्री सी नजर आई और ये मुझे सेल ऐसी नजर आई माइक्रोस्कोप में। इस बाउंड्री को मैंने नाम दिया सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद मुझे इसके अंदर एक गोला सा नजर आया। वैसे तो मुझे बहुत सारी चीजें नजर आएंगी इस सेल के अंदर, लेकिन मोस्टली 3 चीजें मेरे को हर एक सेल के नजर में आई। अभी मैं उन्हीं 3 चीजों को, उन्हीं 3 फीचर्स के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे एक गोला सा नजर आया जो कुछ इस सेल से अलग था, उस सेल के बाकी पार्ट से अलग था, उसको मैंने नाम दिया न्यूक्लियस। और ये जो लिक्विड था, इस लिक्विड को मैंने क्या नाम दिया? इस लिक्विड को मैंने नाम दिया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो ये फिगर किसका है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है बेटा, अभी हमने मोटे तौर पे हमें बस यही चीज देखनी है। इसके बाद अपन जब पूरी पढ़ लेंगे उसके बाद मैं इस सेल की स्ट्रक्चर फिर से आपको बना के बताऊंगी और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, उन ऑर्गेनल्स को भी मैं ड्रॉ करके बताऊंगी। लेकिन अभी मैं बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है कि जब भी किसी सेल को, चाहे कोई सी भी सेल हो, उसको मैं उस सेल को अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखती हूँ या देखता हूँ तो मुझे उस सेल में 3 फीचर्स दिखाई देते हैं। सारी सेल में, चाहे कोई सी भी सेल हो, पहले मुझे उसकी आउटर मेम्ब्रेन नजर आती है, यानी बाहर की बाउंड्री नजर आती है। उस बाहर की बाउंड्री को मैंने नाम दिया सेल मेम्ब्रेन और इस सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। उसके बाद जब मैंने और उसको अंदर से गौर से देखा तो मुझे एक अंदर राउंड सी स्ट्रक्चर नजर आई जो थोड़ी डार्क कलर की थी या इस बाउंड्री से अलग नजर आ रही थी, जो साफ साफ नजर आ रही थी। उस स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया न्यूक्लियस। उसके बाद इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो खाली जगह थी, उस खाली जगह में फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसका नाम दिया साइटोप्लाज्म। तो बेटा ये क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि जब मैंने एक एनिमल, आपको पता है एनिमल और प्लांट्स होते हैं, जब मैंने एनिमल सेल ली तो मुझे ऐसी स्ट्रक्चर नजर आई। लेकिन जब मैंने एक प्लांट सेल को लिया तो इस सेल मेम्ब्रेन के बाद मुझे एक और मेम्ब्रेन नजर आई। इस सेल मेम्ब्रेन के बाद मुझे एक और मेम्ब्रेन नजर आई। उस मेम्ब्रेन का नाम मैंने क्या दिया? सेल वॉल। और ये केवल किसमें होती है? प्लांट में। देखिए बेटा, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। जब मैंने एनिमल सेल को देखा तो मुझे 3 फीचर्स नजर आए, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। लेकिन जब मैंने एक प्लांट सेल को लिया तो उस प्लांट सेल में मेरे को ये 3 फीचर तो नजर आए, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। लेकिन इस सेल मेम्ब्रेन के बाद भी मुझे एक मेम्ब्रेन नजर आई। उस मेम्ब्रेन को मैंने नाम क्या दिया? सेल वॉल। तो हमें ये पता चलता है, हमारे पास एक सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि सेल में जो एनिमल सेल होती है और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। तो आप पहला डिफरेंस बता सकते हो, सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रेजेंट होती है बेटा, प्लांट सेल में। तो ये आपको एक डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। तो देखिए बेटा, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि हमने अभी क्या पढ़ा है। हमने सिर्फ ये पढ़ा है अभी इसी क्लास में कि स्ट्रक्चर ऑफ
यानी कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी है। जब सेल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और माइक्रोस्कोप में देखने पर हमें पता चला कि हमें 3 फीचर्स नजर आते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस और थर्ड है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होती है जो सेल को कवर करके रखती है। जिस तरह हमारे मकान की बाउंड्री होती है उसी तरह सेल की बाउंड्री को अपन ने क्या नाम दिया, सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। और उसके बाद हमें बीच में एक स्पेसिफिक सा स्ट्रक्चर नजर आती है जो बाकी सबसे अलग होती है, उसको हमने नाम दिया न्यूक्लियस का। ठीक है, उसके बाद जो इन दोनों सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी खाली जगह थी जिसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ था उसको हमने नाम दिया साइटोप्लाज्म। फिर हमने बात की जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन साथ ही उसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है बेटा, एक बार आप प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, ये आपके नोट्स है। फिर अपन 1 बाय 1 इनकी डिटेल को आगे पढ़ेंगे। आप प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। बच्चों आपने वो उतारी है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अपन ने बात की थी सेल की स्ट्रक्चर की, तो मैंने आपको बताया जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर में हमें 3 फीचर्स नजर आते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो देखो बेटा, अपन सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहला मैंने फीचर लिया है सेल मेम्ब्रेन, और आप सभी जानते हो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो बेटा, आपको मैंने अभी अभी बताया था कि ये हमारी क्या है, एक सेल है। तो इस सेल में जो बाहर की जो लेयर थी उसको अपन ने क्या नाम दिया, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, तो देखो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, यानी कि ये सेल की क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग, यानी कि बाहर की कवरिंग है। दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि आपको पता है ये हमारी सेल है, इस सेल के बाद जो है वो हमारा एनवायरनमेंट है, और सेल के अंदर क्या है, सेल का एनवायरनमेंट है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने सेल के एनवायरनमेंट को क्या करती है, सेपरेट करती है। यानी कि ये चीज आप अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है कि जो सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उन सब्सटेंस को एक्सटर्नल या आउटर एनवायरनमेंट से क्या करती है, सेपरेट करती है। जिस तरह हमारा घर है, हमारा मकान है, उसकी बाउंड्री हमें बाहर से सेपरेट करती है ना कि भाई ये एरिया मेरा है, इसके अंदर अपन कैसे भी घूम सकते हैं, बाहर अपन ढंग से नहीं घूम सकते, हालांकि ढंग से तो घूम सकते हैं, लेकिन एक हमारी बाउंड्री होती है। बच्चे जब खेलते हैं तो मम्मा बोलती है ना बाउंड्री के अंदर ही रहना, बाहर नहीं जाना है। उसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, किसको, सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल के अंदर जो कंटेंट्स है, जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, उन सब्सटेंस को आउटर मोस्ट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करती है बेटा, सेपरेट करती है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है द सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। बेटा ये आपको बहुत जरूरी याद रखना पड़ेगा कि ये किससे मिलकर बनी है, लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड का आपने आज ही नाम सुना होगा, लेकिन प्रोटीन को आप अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे जो फूड होता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर, उसमें से एक प्रोटीन भी होता है। हम बोलते हैं कि हमें प्रोटीन की अमाउंट हमारे फूड में बढ़ानी चाहिए जिससे हमारी सेल की क्या हो, ग्रोथ हो। तो बेटा ये क्या है, एक ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो
क्या लिविंग सेल में प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक है लिपिड। लिपिड के अंदर फैट्स आते हैं, फैट्स यानी कि घी, तेल वगैरह ये जो होते हैं ना, ये लिपिड्स के अंदर आते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीली होती है, सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। और दूसरी ये किससे मिलकर बनी हुई है, लिपिड एंड प्रोटीन का। तो पहला पॉइंट था कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, उसको सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था। और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के कंटेंट्स को अलग करती है, सेपरेट करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और ये किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन की तरह लिपिड्स एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। हायर क्लासेस में आप 11th-12th में आप लिपिड्स और प्रोटीन की स्ट्रक्चर और इनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ोगे। अभी आपको सिर्फ इसके नाम ध्यान रखना है कि ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये बायोमोलिक्यूल्स है और ये किससे मिलकर बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन, लिपिड्स एंड प्रोटीन। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ये बस आपको माइंड में ध्यान रखना है और आप इसको मन से भी लिख सकते हो। यानी कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसको हमने सेल मेम्ब्रेन दिया, तो ये सेल और इसके अंदर आपने बोला कि इसके अंदर एक लिक्विड होता है। तो आपको पता है जिस तरह किसी भी लिक्विड को अपन जैसे ही यूटेंसिल में डालेंगे वो वैसी शेप ले लेता है। जैसे मेरे पास 1 लीटर वाटर है, उस 1 लीटर वाटर को मैंने अगर जग के अंदर डाला तो वो जग की शेप में रहेगा, बाल्टी के अंदर डाला तो बाल्टी की शेप में बदल जाएगा। तो इसके अंदर भी क्या होता है, लिक्विड होता है और इस लिक्विड को सेल मेम्ब्रेन पकड़ के रखती है, बांध के रखती है, यानी कि सेल की शेप को मेंटेन रखती है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है इट्स हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, यानी सेल की शेप कैसी है ये कौन फिक्स करता है, सेल मेम्ब्रेन। तो अभी हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। पहला था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बाहर की, सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है लेयर, परत। ठीक है बेटा, बाउंड्री से आप मान सकते हो। सबसे बाहर की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो क्या करती है, सेल को, सेल के अंदर जो सब्सटेंस या कंटेंट्स प्रेजेंट है उनको बाहर के एनवायरनमेंट से बचा के रखती है। बीच में क्या होगी बेटा, एक सेपरेट करने वाली क्या होगी, दीवार होगी। उसके बाद हमने बात की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि लचीली होती है, सॉफ्ट होती है और क्या करती है, और ये किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट हमने बात की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल की शेप को मेंटेन रखती है, यानी कि सेल की शेप कैसी है ये कौन तय करती है, सेल मेम्ब्रेन तय करती है। बेटा प्लीज इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिए। हाँ यस बच्चों, इधर देखिए, देखो बेटा अपन ने 3 पॉइंट पहले किए, ये 2 पॉइंट और है हमारे सामने। इन दोनों पॉइंट में से देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड इथियल सेल मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड फॉरेन सब्सटेंस। देखो बेटा, जिस तरह आपको पता है हमारी घर की जो बाउंड्री होती है वो हमें प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन का मतलब कि उसके अंदर कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता। अगर अपन गेट बाउंड्री क्यों बनाते हैं, बाउंड्री इसलिए बनाते हैं ताकि कोई के भी बाहर के कोई भी इंसान, जानवर जो क्या होते हमारे घर के अंदर नहीं आ सकते हमारी परमिशन के बगैर। तो बेटा जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या प्रोवाइड करती है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी कि हर कोई इसके अंदर नहीं आ सकता। तो एक तो ये प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट देती है, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब होता है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, यानी बाहर की कोई भी सब्सटेंस। एंड फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन का मतलब बाहर का, तो बोलते हैं फॉरेन, उसी तरह फॉरेन सब्सटेंस। तो बेटा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, वो हमें प्रोटेक्शन देती है। किससे, हमें, हमारी सेल भी तो है, वो किससे प्रोटेक्शन देती है, सेल, जिससे
यानी कि कौन आ सकता है कौन जा सकता है, इसको परमेबल बोलते हैं। इस कारण से सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, सेमी परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये पूछा जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल एंड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है, तो आप क्या जवाब दोगे, क्योंकि ये सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही अपने अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। इस कारण से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल, सेमी यानी अर्ध, सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी परमेबल अर्ध पारगम्यता, और सेलेक्टिव परमेबल यानी चयनात्मक, चयन करना, सिलेक्शन करना, चयनात्मक पारगम्यता। यानी कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 पॉइंट मैंने अभी अभी लिखाया है। पहला है यह हमें प्रोटेक्शन देती है बाहर से आने वाले सब्सटेंस से, ये माइक्रोब्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है ये हमारी सेल में सेलेक्टिव मटेरियल्स को अंदर आने देती है और सेलेक्टिव मटेरियल को बाहर जाने देती है। ऐसे नहीं है जिस तरह आप स्कूल में आ जाते हो, स्कूल में आने के बाद हमारी इच्छा के अनुसार हम आपको बाहर भेजते हैं या अंदर बिठाते हैं, तो हम वो क्या हो गए, हम सेलेक्ट करते हैं। उसी तरह जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कैसी होती है, सेमी परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए आप, इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, देखो हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, उसी में हमें 2 वर्ड और समझने हैं। एक आता है डिफ्यूजन, एक आता है ओस्मोसिस। यानी कि मैं कहना चाह रही हूँ 2 हमारे सामने वर्ड आते हैं, डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। तो सबसे पहले अपन डिफ्यूजन को समझेंगे, ये आपको इसके नेक्स्ट आगे ही शुरू करना है। सेल मेम्ब्रेन देखो बेटा, हालांकि सेल मेम्ब्रेन में ऑस्मोसिस होता है, लेकिन मेरे को ऑस्मोसिस को समझाने से पहले डिफ्यूजन को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस in which molecules of a substance move from higher concentration to lower concentration and goes on until a uniform mixture is formed. बेटा higher concentration to lower concentration, देखो बेटा यहाँ concentration का मतलब आपको समझना है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट कितनी है, हाँ मात्रा हो गई, अमाउंट हो गई। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया अमाउंट। देखो जैसे हायर कॉन्सेंट्रेट ये क्या होता है, जैसे आपको पता है अपन शरबत लाते हैं मार्केट से तो वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, तो वो गाढ़ा है तो उसमें जो चीनी और उसमें वो शरबत है, वो शरबत चीनी की अमाउंट उस शरबत में ज्यादा है और वो शरबत कैसा कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेट कहलाएगा। लेकिन जब हम उसे खुद पीते हैं या किसी और को सर्व करते हैं तो हम थोड़ा सा शरबत लेते हैं और उसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं और उसके बाद जो शरबत हम सर्व करते हैं वो कैसा हो गया बेटा, लोअर कॉन्सेंट्रेट का, है ना। समझ में आ रहा है, एक तो गाढ़ा शरबत और एक अपन जो पीते हैं वो शरबत, दोनों ही शरबत है। लेकिन क्या दोनों शरबत में कोई डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है और ये क्या है, ये क्या है, कम गाढ़ा है। इसमें चीनी की अमाउंट ज्यादा है, ये हायर कॉन्सेंट्रेट है और ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी चीनी की अमाउंट इसमें कम है, इसलिए ये डाइल्यूट है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जो डिफ्यूजन होता है वो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सब्सटेंस के वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव होते हैं और तब तक मूव होते रहते हैं जब तक एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन नहीं जाता है, यानी एक जैसा मिक्सचर नहीं बन जाता जब तक वो लगातार मूव होते
किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। लेकिन जहाँ मैंने अगरबत्ती को जलाया है वहां पर अगरबत्ती की जो स्मेल की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, वहाँ अगरबत्ती के स्मेल के जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा होने की वजह से वो पार्टिकल्स वहां से मूव करते हैं। मूव किधर करते हैं, जिधर वो पार्टिकल्स है नहीं। तो ये पार्टिकल्स है जो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं और लगातार पूरे घर में एक जैसे फैल जाते हैं। फिर उसके बाद हमें जहाँ अगरबत्ती जल रही वहां भी वही स्मेल आएगी और दूसरे कोने में भी हमें वही स्मेल आएगी। यानी कि ये तब तक फैलते रहते हैं जब तक एक यूनिफॉर्म मिक्सचर तैयार नहीं हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये डिफ्यूजन समझ में आएगा। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड गोज अंटिल ए यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म। तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस के वो तब तक लगातार मूव करते रहेंगे जब तक एक यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बन जाता। यानी कि इसमें मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव होते हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू अभी मैंने आपको एक अगरबत्ती का एग्जांपल दिया है। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है जब अपन ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे अंदर हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। तो जो CO2 होती है वो हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलती है, हर एक सेल रेस्पिरेशन करती है तो वो CO2 बॉडी से बाहर रिमूव कैसे होती है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लोअर कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल। देखो बेटा, आपको पता है जैसे the concentration of CO2 is lower compared to inside of the cell। अगर सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा, देखो, due to this difference in the concentration CO2 moves out of the cell by the process diffusion। देखो बेटा, मैं आपको सीधा सीधा एग्जांपल बताती हूँ। ये एग्जांपल तो है ही आपके सामने। देखो, अगर हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी है, जैसे मेरी हर एक सेल रेस्पिरेशन करती है और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को वो यूज करती है और बदले में CO2 देती है। तो CO2 मेरे लंग्स में बहुत ज्यादा हो गई, कहाँ, बाहर के एनवायरमेंट से। तो CO2 बाहर के एनवायरमेंट में ज्यादा होने से बाहर के एनवायरमेंट में तो CO2 कम है, लेकिन मेरे लंग्स के अंदर CO2 ज्यादा है। यानी कि यहाँ CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो CO2 कहाँ मूव करेगी, अंदर से बाहर की ओर। क्यों, अंदर ज्यादा है CO2 की अमाउंट तो ये बाहर की ओर मूव होगी। उसी तरह अगर ऑक्सीजन क्या होगी, अगर जैसे मेरी बॉडी में मैंने ऑक्सीजन को इंटेक किया है तो अंदर लिया तो ऑक्सीजन को सेल ने यूज कर लिया है और यूज करने के बाद ये जो ऑक्सीजन यूज कर लिया है तो मेरे अंदर, मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो गई है, कमी है। बाहर के एनवायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है, इस कारण बाहर के एनवायरमेंट से ऑक्सीजन मेरी बॉडी के अंदर जाती है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है ये डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। प्लीज बच्चों, आप इसको एक बार नोट कीजिए। हाँ बच्चों, ये मैंने डिफ्यूजन में नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मैंने ऑक्सीजन वाला समझाया। सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन when the level of concentration of CO2 inside the cell decreases। यानी कि अभी मैंने आपको बताया है कि CO2 और O2 का एक्सचेंज जो हमारी बॉडी में होता है, हमारी या प्लांट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज किसके थ्रू होता है,
कि जो डिफ्यूजन होता है वो लिक्विड एंड सॉलिड की तुलना में गैसेज में सबसे ज्यादा होता है, यानी कि जो डिफ्यूजन है सबसे ज्यादा गैसेज में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, और सॉलिड में तो बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको डिफ्यूजन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज का आपका होमवर्क है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, यानी कि ये मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि सेल की डिस्कवरी किसने की और उसने कैसे की, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो सेल है उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो ये दो क्वेश्चन आपको आज की डेट में करना है, और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ हर एक चीज आपको आसानी से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू क्लास, कल मिलते हैं।